सत्ताधिकार वाली गवर्नमेंट। एक संघ और एक दृष्टिकोण का शासन क्या Merits and demerits of authoritarian government, न्यायिक वाली सरकार के गुण और अवगुण। समझ में आ गया था ना? विशेषताएं और जो गुण है वो अलग अलग चीजें। हाँ, विशेषताएं अलग बात। विशेषताओं का मतलब होता है कि क्या इस व्यक्ति में क्या वो अच्छी भी हो सकती, विशेषताएं अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है ना। जैसे आपको बता दिया जाएगा कि जो समीर है इसके क्या क्या फीचर है, क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है ना। क्या क्या विशेषताएं हैं सारी इसकी बताओ जरा। इसकी पर्सनालिटी में क्या क्या विशेषताएं हैं? इंटेलिजेंट है ना, डिसिप्लिन है और एक्टिंग अच्छी करता है ना, ये विशेषताएं भी ना आपकी। और बोलता बहुत है ना, और क्लास में हंसता बहुत है। ठीक है, ये फीचर हो गए, ये तुम्हारे फीचर हो गए है ना, विशेषताएं की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अब तुम्हारे गुण और अवगुण निकालने। अब तुम बहुत ज्यादा बातें करते हो, ये गुण भी हो सकता है, ये अवगुण भी हो सकता है, ज्यादा बातें करना है ना। अब क्लास में तुम हंसते हो तो वो क्या है, दोष है, गुण है। अवगुण है, डीमेरिट्स है कि क्लास में तो कैसे बैठना है, चुपचाप बैठना है, इसी से सुनना है। ये मैं जस्ट कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ ऐसा करते हो है ना। तो मतलब ये क्या है, ये बुरी बात है, अवगुण है। लेकिन तुम एक्टिंग अच्छी करते हो तो अच्छी बात है ना। विशेषताएं में क्या बोला, ओवरऑल तुम्हारा पर्सनैलिटी कैसी है, वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। वो तुम्हारी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी व्यक्ति की। अब मेरी है, मेरी बोलोगे आप कैरेक्टरिस्टिक्स। मैडम है, मैडम की विशेषताएं बताओ क्या क्या है, बताओ। है डिसिप्लिन है, ऑनेस्ट है, सब कुछ बता दोगे। ओवरऑल अच्छी भी बुरी भी, डांटती भी है ना, भी करती है, गुस्से से बोलती है। ठीक है, फिर ये विशेषताएं होगी सारी। फिर गुण में बोलोगे, गुण में बोलोगे जो अच्छी अच्छी बातें होंगी मेरी। अब गुण में डांटती है, वो किस में आ जाएगा, अब वो उसको अवगुण में भी लिख सकते हो कि कब डांटती है। वो फिर हमें एक्सप्लेन करना है, उसको जस्टिफाई करना है कि वो डांटना क्या है, गुण है। लेकिन जब अवगुण में तो बताना कि ये बुराई है। आई बात समझ में? तो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब वो ओवरऑल फीचर, ओवरऑल किसी भी चीज में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। ठीक है, फिर गुण हो गए। गुणों में अच्छी अच्छी बातें लिखनी है, अवगुणों में बुरी बुरी बातें लिखनी है। आगे बात समझ में? तो अब है मेरिट्स। सबसे पहले अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट के मतलब अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट की अच्छी बातें क्या क्या हैं। सबसे पहले लिखो स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल गवर्नमेंट, दृढ़ तथा स्थिर शासन। स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल गवर्नमेंट, दृढ़ तथा स्थिर शासन। हम बोल रहे हैं कि अधिनायक, अब हम ये मान के चले कि अधिनायकवादी शासन अच्छी शासन प्रणाली है। तो हमने इसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बोली है। तो सबसे पहले मैं क्या कह रही हूँ, कैसा शासन होता है, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल, दृढ़ शासन होता है। मतलब ऐसा शासन जो लंबे टाइम तक चलता है ना, जिसमें जो अधिनायक होता है या जो जिसके पास सत्ता है वो क्या नहीं करता, एक तो वो किसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। वो जो एक बार डिसीजन ले लेता है उसको इम्प्लीमेंट करता है और वो डिसीजन जो है वो काफी लंबे टाइम तक चलता है। बार बार इलेक्शन नहीं करवाने पड़ते तो खर्चा बच जाता है ना। इलेक्शन में ऐसे खर्चा बहुत होता है। यहाँ पे क्या है, एक ही व्यक्ति बनाए, जब तक उसकी मर्जी है तब तक वो सत्ता पर काबिज है, अपने अनुसार वो क्या कर सकता है, कोई भी लॉ बना सकता है, कोई भी नियम बना सकता है और बार बार उसको नियम कानून जो है वो बदलने नहीं पड़ते। क्यों नहीं बदलने पड़ते, क्योंकि किसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। तो दृढ़ता आती है, स्टेबल रहती है। मतलब गवर्नमेंट बार बार डिसीजन चेंज नहीं होते हैं। जब बार बार डिसीजन चेंज होंगे, आज आप बोलेंगे कि आज आपके लिए कोई रूल, नया रूल आ गया, 10 दिन बाद मैं बोलूँगी कुछ अब आपने ऐसे करना है, फिर वो
जो भी आपका पूरा साल है, तो आपको पता रहेगा, दृढ़ रहेगा, वही डिसीजन रहेगा, तो आप भी फैमिलियर हो जाओगे, आपको लगेगा। लेकिन जहाँ बार बार बदल रहे हैं, हमारी जनता भी डिस्टर्ब होगी ना, बार बार डिसीजन चेंज हो रहे हैं, बोल रहे हैं ऐसा, बोल रहे हैं ऐसा, बोल रहे हैं ऐसा। तो ये शासन प्रणाली कैसे होती है? स्टेबल रहती है काफी लंबे टाइम तक, क्योंकि जो अधिनायक होता है उसको किसी को जवाब नहीं देना पड़ता, ना उसको इलेक्शन करने पड़ते हैं, ठीक है। वो जो नीतियां बनाता है वो नीतियां काफी लंबे टाइम तक चलती हैं। उसके बाद वो एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन, शासन में कुशलता आती है। एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन, शासन में कुशलता। शासन में कुशलता कैसे आती है? जो अधिनायक होता है ना, वो शासन पर मतलब अपनी हेल्प करने के लिए वो अन्य लोगों को भी रखेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करेगा, अपने आप थोड़ा ना पूरा चला सकता है। अपनी हेल्प के लिए वो क्या करेगा? अन्य व्यक्तियों की भी नियुक्ति करेगा। तो अन्य व्यक्तियों की ही नियुक्ति करेगा जो उसको लगता है कि योग्य है, ये इस काम को संभाल सकते हैं, उन्हीं को जिम्मेवारी देगा। तो इस प्रकार की शासन प्रणाली में जो जैसे करप्शन है ना, भ्रष्टाचार है, लाल फीताशाही जैसे भाई भतीजावाद जिसको कहते हैं, नेपोटिज्म, वो चीजें नहीं होती हैं। जैसे आपके किम जो उनका नाम सुना होगा, साउथ कोरिया का अधिनायक है, एक प्रकार से थोड़ी सी भी गलती करती तो शूट आउट, है ना, एक प्रकार से वो अच्छी बात भी है, वो बुरी बात भी है ना। लोग डर के काम करते हैं, उच्चतम होकर काम करेंगे, मतलब आलसी, करप्शन, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता ही ऐसा किया तो क्या हो जाएगा, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो वो क्या करता है, जो अधिनायक होता है ऐसे पदों पर उन्हीं व्यक्तियों की नियुक्ति करता है जो उसको लगता है योग्य है, काम करने वाले, काम चोर नहीं है, ठीक है। तो शासन में क्या आएगा? शासन फिर अच्छा से चलेगा। नहीं तो क्या है, जब लोगों को पता होगा, ब्यूरोक्रेट्स को पता होगा कि हमारे हम जो मर्जी कर रहे हैं, हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, हम बच जाएंगे, तो वो करप्शन को बढ़ावा देते ही है ना। उसके बाद देखो, सूटेबल गवर्नमेंट इन टाइम ऑफ इमरजेंसी, संकट काल के लिए उचित सरकार। सूटेबल गवर्नमेंट इन टाइम ऑफ इमरजेंसी, संकट काल के लिए उचित सरकार। संकट काल के लिए कैसी है? संकट किस पे आएगा? देश में। देश पे मान लो कि देश पर जो है वो अटैक हो गया है, किसी दूसरे देश ने क्या कर लिया है, आक्रमण कर लिया है, या देश के अंदर ही क्या हो गया है, तनाव की स्थिति पैदा हो गई है, युद्ध की स्थिति पैदा हो गई है। तो उस टाइम उस स्थिति से कैसे निपटना है, या दूसरे देश ने आपके ऊपर आक्रमण कर लिया तो उस टाइम क्या करना है, एकदम से उसको क्विकली डिसीजन लेना होता है ना। ऐसे नहीं कि पहले अच्छा सोचिए कि भैया उसने हमारे ऊपर आक्रमण कर लिया तो उस पर करना है कि नहीं करना है, कैसे, तब तक वो मार के शासन करके आप पर कब्जा करके भी चला जाएगा, है ना। तो डिसीजन कैसे ले सकते हैं? क्विकली। तो इस प्रकार ये जो ऑथोरिटेटिव गवर्नमेंट है, इसमें अधिनायक ने किसी से पूछना नहीं है, किसी की सहमति नहीं लेनी है, क्योंकि डिसीजन वो खुद लेता है, उसको जो सही लगे। तो वो ऐसी प्रकार की शासन प्रणाली में जो निर्णय है वो शीघ्रता से लिए जाते हैं कि क्या करना है, अटैक करना है कि नहीं करना है, कैसे करना है, मतलब ये क्विकली डिसीजन लेगा और अपने देश को बचा लेगा। अब दूसरी प्रकार की जो गवर्नमेंट होती है, जैसे अगर हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ही बोले, सरकार है, रूलिंग पार्टी होगी, विपक्षी पार्टी होगी, तो रूलिंग पार्टी को क्या करना पड़ेगा, विपक्षी पार्टी से भी क्या करना पड़ेगा, बैठक बुलानी पड़ेगी, ऐसा ऐसा हो गया, क्या करना है क्या नहीं करना है, सहमति लेनी है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विपक्षी पार्टी का नेता, सबको विश्वास में लेना होता है कि ऐसे ऐसी सिचुएशन आ गई, वैसा करने वाले हैं, है ना। तो उसमें टाइम लग जाता है, लेकिन इस प्रकार की शासन प्रणाली में टाइम नहीं लगता, क्योंकि अधिनायक ने ना किसी को पूछना है ना किसी को जवाब। बेशक वो सही डिसीजन है चाहे गलत ले, डजंट मैटर कि सही लिया कि गलत लिया, बात किसकी हो रही है, डिसीजन लेने की। जल्दी से डिसीजन लेना है, जब भी देश के ऊपर लगे कोई संकट आ गया तो बस डिसीजन लेना है। तो ऐसा जो शासन प्रणाली है, अधिनायक है, वो एकदम से डिसीजन लेता है, ठीक है। उसको किसी को, राष्ट्रपति को नहीं पूछना होता, उसको विपक्षी पार्टी को नहीं पूछना होता, उसको जनता को नहीं जवाब देना होता। वो ये नहीं सोचेगा कि मैंने गलत ले लिया तो जनता क्या सोचेगी मेरे बारे में, क्योंकि जनता ने उसको चुना ही नहीं है, वो खुद बैठा है, उसने खुद डिसीजन लेना है। जैसे हिटलर और मुसोलिनी ने क्या किया था, लोगों को क्या करा, अपने देश को बचाने के लिए लोगों को भी युद्ध की आग में झोंक दिया था, जी मरना भी पड़े तो मरो, है ना। तो मैं कह रही हूँ डिसीजन सही गलत हो सकता है, वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है डिसीजन उस टाइम लेना है। अब मान लो कि जैसे बिल्कुल ही अनसेफ है, कुछ हो जाए एकदम से, तो आपने क्या करना है, पहले पूछने लगा मैडम क्या मर जाएंगे नहीं जाएंगे, हिलने लग जाएंगे कि भागना है, मैंने तो अपनी जान बचानी है ना, मैंने भी अपनी जान बचानी है, मैंने परमिशन लेके अपनी प्रिंसिपल सर से ऐसा हो रहा है मैं निकलूं तो से बाहर नहीं निकलूं, बोलो बताओ क्या करना होता है। एकदम से डिसीजन लेना कि ऐसा हो गया है, आपने भी मुझे भी, तो मैं अपने आप से क्या बोलूंगी आप लोगों को कि चलो सभी सेफ जगह चलो, चलो मैं ये थोड़ा ना देखूंगी प्रिंसिपल सर से पहले परमिशन, है ना। उसके बाद अगर लेकिन ऐसे ऑर्डर आए कि जो मर्जी सिचुएशन आ जाए, मैंने प्रिंसिपल को ही पूछना है, तो
पॉलिसी, नीति में एकरूपता, कंसिस्टेंट पॉलिसी, नीति में एकरूपता। एकरूपता कैसे आती है? एकरूपता का मतलब वो है एक जैसी रहना। वही तानाशाह, वही अधिनायक है, वही रूलिंग है, वही रूल कर रहा है काफी लंबे टाइम तक, तो वो उसने जो डिसीजन ले लिया, मान लो 15 साल तक वो राज कर रहा है, तो 15 साल तक वो चलेगा। वो अपने डिसीजन क्यों बदलेगा? डिसीजन कहाँ चेंज होते हैं? डेमोक्रेसी में, क्योंकि 5 साल बाद कोई और गवर्नमेंट आ जाएगी, है ना, 5 साल बाद कोई और आ जाएगी, जो नई गवर्नमेंट आएगी वो पिछली वाली की क्या डिसीजन को क्या कर देगी? बदल देगी, खत्म कर देगी, अपने डिसीजन इम्प्लीमेंट करेगी जनता के ऊपर। फिर उसके बाद अगर किसी और पार्टी की सरकार आ गई तो वो अपने अकॉर्डिंग क्या करेगी? एक्ट बनाएगी, पॉलिसीज बनाएगी, पिछले वाले को खत्म कर देगी। तो नीति में जो पॉलिसी होती है उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रहती, लेकिन इसमें क्या होती है? एक रूपता रहती है, क्योंकि उसी ने लिया है डिसीजन, तो वो चला के रखेगा उसी को ही, उसके अनुसार वो सही है चाहे गलत है, लेकिन वो चलेगा ही जब तक वो जो पावर है वो संविधान के हाथों में है। तो नीति में एक रूपता बनी रहती है। एक रूपता का मतलब है कि एक जैसी नीति काफी लंबे समय तक चलती है। उसके बाद है बिल्डिंग ऑफ नेशनल कैरेक्टर, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण। बिल्डिंग ऑफ नेशनल कैरेक्टर, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण। इस प्रकार की शासन प्रणाली में राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण का बल दिया जाता है। इसमें एजुकेशन सिस्टम को इस तरह से बनाया जाता है कि लोग देशभक्त बने, अपने देश के लिए जान भी देंगे। इसमें आपने हिटलर और मुसोलिनी का लिख लेना है। उन्होंने लोगों में ऐसी भावनाएं, ऐसी देशभक्ति की भावनाएं भर दी कि बस आप कुछ नहीं है, कुछ क्या है, राज्य बना है ना। राज्य को बचाने के लिए हमें क्या करना है? लड़ना है, युद्धों में जाना है, युद्ध करना पड़ेगा, हिंसा का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि अपने देश को, अपने राज्य को हमने बचाना है, क्योंकि हमारी जो नस्ल है वो दुनिया में सबसे अच्छी है। उसको बचाने के लिए हमें क्या करना है? युद्ध, हिंसा का सहारा लेना पड़ेगा। तो राष्ट्रीय चरित्र, लोगों में देशभक्ति की भावना इस कदर भर दी जाती है कि लोग क्या करते हैं? मर मिटने को भी तैयार रहते हैं। उसके बाद को इट इज बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट कॉस्टली, शासन खर्चीला नहीं होता। एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट कॉस्टली, शासन खर्चीला नहीं होता। क्यों नहीं होता खर्चीला? क्योंकि इसमें समय समय पर टाइम टू टाइम इलेक्शन नहीं होते हैं। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि एक बार जो शासन पर बैठ गया तो पावर मिल गई है, एक प्रकार से, है ना, मेरे पास शक्तियां हैं, मैं किसी राज्य का शासन बन रही हूँ, तो मैं क्यों छोड़ूंगी उसको? जब तक मैं ठीक हूँ, जब तक मैं चला सकती हूँ, पूरी लाइफ जब तक मेरी है, तो मैं चाहूंगी कि मेरी ही चले। कोई नहीं छोड़ता पावर्स को, सब चाहते हैं कि पावर्स मेरे पास ही रहे। तो जो अधिनायक बन जाएगा वो क्या, वो भी नहीं करेगा, लंबे टाइम तक वो सत्ता में रहेगा, वो नहीं छोड़ेगा। सत्ता का लालच बड़ा बुरा होता है ना। सब चाहते हैं कि हम ही सत्ता पर काबिज रहे। तो मैंने क्या दिखाया? एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट कॉस्टली। एक ही आदमी क्या कर रहा है? लंबे समय तक शासन कर रहा है, इलेक्शन टाइम टू टाइम नहीं हो रहे हैं, है ना। सबसे ज्यादा खर्चा आता है इलेक्शंस में, तो यहाँ इलेक्शन नहीं हो रहे हैं तो क्या हो रहा है? सरकार का खर्चा बच रहा है। कोई खर्चीली शासन प्रणाली नहीं है। एक बार जो बन गया वही काफी लंबे समय तक सत्ता में रहेगा। उसके बाद नेशनल प्रेस्टीज इज एनहांस्ड, राष्ट्र का गौरव बढ़ता है। नेशनल प्रेस्टीज इज एनहांस्ड, राष्ट्र का सम्मान बढ़ता है। तानाशाही व्यवस्था में क्या होता है? शक्तिशाली सरकार बनती है, राष्ट्र की शक्ति बढ़ती है। और हिटलर और मुसोलिनी ने भी क्या किया? हिटलर ने जर्मनी की प्रतिष्ठा को बढ़ाया, जर्मनी को पावरफुल बनाया था, और मुसोलिनी ने इटली को, है ना। इसके अलावा जब सोशलिस्ट रेवोल्यूशन, साम्यवादी क्रांति 1917 में जो सोवियत संघ में हुई थी, उसके बाद सोवियत संघ भी पावरफुल होते के रूप में सामने आया। वहां पर एक दल का अधिनायक था। कहाँ? सोवियत संघ में। तो मैंने कहा वो एक अधिनायकवादी शासन प्रणाली क्या है? जहाँ एक व्यक्ति का भी हो सकता है शासन, या एक पार्टी का भी हो सकता है, या कुछ लोगों का भी हो सकता है ना। तो सोवियत संघ में था एक पार्टी का शासन, पार्टी नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी, साम्यवादी पार्टी। और इटली और जर्मनी में था एक व्यक्ति का शासन, लेकिन थी वो अधिनायकवादी शासन प्रणाली है। उसके बाद को सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस, सामाजिक और आर्थिक विकास होता है। ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी चलाते हैं, है ना, कुछ ढंग का काम नहीं करते हैं। देश के विकास के लिए वो काम करते हैं, क्योंकि उनकी नजर में देश बड़ा होता है। तो देश को किस तरह से डेवलप करना है, देश का किस तरह से विकास करना है, उसके लिए काम करते हैं। और नेशनल सॉलिडेरिटी, राष्ट्रीय एकता बनी रहती है।
राष्ट्रीय एकता बनी रहती है, नेशनल सॉलिडेरिटी। जब ये देशभक्ति की भावना बढ़ती जाएगी, बता दिया जाएगा कि हम लोग, हमारी नस्ल क्या है, सबसे बड़ी है, हम लोग सबसे श्रेष्ठ हैं, तो जाहिर सी बात है जो लोग होंगे उनमें भी क्या होगा, एकता की भावना पैदा होगी कि हम लोग एक हैं, हमारा राष्ट्र बड़ा है। अब वो इसके डिमेरिट्स, अब हमने इसकी तारीफ तो कर ली, अच्छी तस्वीरें तो पढ़ ली है ना, अब हमने निकाली है इसकी कमियां, इसमें क्या क्या बुराइयां हैं इस शासन प्रणाली की। सबसे पहले को इट इज बेस्ड ऑन फोर्स एंड वायलेंस, ये शक्ति और हिंसा पर आधारित है। यहाँ इनको मेरे डिमेरिट्स को दोष है ना, बुराइयां वर्ड इतना अच्छा नहीं लगेगा, बुराइयां कर दो या अवगुण, ठीक है, एक ही बात है, दोष अवगुण, डिमेरिट्स है। दोष, बुराइयां, अवगुण, मतलब हम अब ये मान के चले कि ये शासन प्रणाली अच्छी शासन प्रणाली नहीं है, तो उसके लिए हम तर्क देंगे क्यों नहीं है। तो पहला तर्क मैंने ये दिया कि ये शासन प्रणाली अच्छी शासन प्रणाली नहीं है क्योंकि ये हिंसा और शक्ति पर आधारित है। किसी भी व्यक्ति को पूछो, संसार में कहीं भी चले जाओ, सब क्या बोलेंगे, हिंसा कैसी है, हिंसा आपको क्या लगता है, हिंसा अच्छी है या अहिंसा, किसी को मारना, किसी की जान लेना, क्या ये अच्छी बात है? नहीं है ना। हिंसा से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। क्या होता है, बोलो, जान ही चली जाती है, किसी की जान से बड़ी और क्या चीज हो सकती है? इसमें क्या हो रहा है, जाने जा रही है ना, खून का जिसमें सहारा लिया जा रहा है, रक्तपात का जिसमें सहारा लिया जा रहा है, तो वो हम कैसे कह सकते हैं कि वो चीज अच्छी है? ठीक है। उसके बाद को नो इम्पोर्टेंस इज गिवन टू द इंडिविजुअल, व्यक्ति को कोई महत्व नहीं दिया जाता। नो इम्पोर्टेंस इज गिवन टू द इंडिविजुअल। तो तानाशाही अधिनायकवादी शासन प्रणाली में व्यक्ति को कोई महत्व नहीं दिया जाता। हमने टीचर्स में पढ़ा था कि इसमें व्यक्ति को साधन माना जाता है राज्य के विकास करने का, राज्य को प्रमुख माना जाता है और व्यक्ति को सेकेंडरी माना जाता है ना। इसमें राज्य के विकास पर जोर दिया जाता है, ना कि व्यक्ति के विकास के ऊपर। जबकि क्या होना चाहिए, व्यक्ति का विकास भी सरकार की जो है वो प्रमुखता होनी चाहिए। व्यक्तियों का विकास होगा तभी समाज का विकास होगा, तभी राज्य का विकास होगा। लेकिन आप राज्य के विकास के लिए व्यक्तियों को तुच्छ मान रहे हैं, कुछ भी नहीं मान रहे, उनकी जाने तक जो है वो चली जा रही है, तो वो राज्य हम नहीं कह सकते कि अच्छी शासन प्रणाली पर आधारित है। ठीक है। आप अगर आपको उनको इम्पोर्टेंस ना दी जाए, आप उनको ये कह दिया जाए कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपने सिर्फ देना है राज्य को, अपनी जान भी दे देनी है, अपना पैसा, अपनी दौलत, सब कुछ दे देना है, आप बदले में आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो क्या आपको ऐसा अच्छा लगेगा? ऐसी शासन प्रणाली अच्छी लगेगी जिसमें आपको सिर्फ देना ही है, आपको मिलेगा कुछ नहीं, है ना। डेमोक्रेसी है, आप लोग अक्सर कहते हैं, है ना, जब क्या कहते हैं, हमारा राइट्स है, हमें मिलना चाहिए, हमें इससे क्या किया जा रहा है, वंचित किया जा रहा है ना। तो ये बात आप नहीं कर सकते हैं, डेमोक्रेसी नहीं कर सकते हैं। ऑथोरिटेरियन कोई अधिनायक आ गया, सीधे गोली से उड़ाएगा, है ना, बस यही होता है। उसके बाद नो राइट्स एंड लिबर्टीज टू द सिटीजंस, नागरिकों को कोई अधिकार और स्वतंत्रताएं प्राप्त नहीं होती है। नो राइट्स एंड लिबर्टीज टू द सिटीजंस, नागरिकों को कोई अधिकार और स्वतंत्रता नहीं होती है। तो बिना ऐसा देश, ऐसा राज्य, ऐसी शासन प्रणाली जहां लोगों को कोई अधिकार नहीं है, कोई स्वतंत्रता नहीं है, है ना, जो मैं पहले कह चुकी हूँ, तो ऐसी शासन व्यवस्था में व्यक्ति अपना किस तरह से विकास करेगा? कर सकते हैं विकास आप जहां आपको कोई अधिकार नहीं है, आप राइट टू एजुकेशन ही नहीं होगा, तो आप कैसे अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करोगे, है ना। तो ये यहाँ पर कौन सी सरकार है? प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली है। मैंने पहले भी कहा कि ये अधिकार सुनता है आपको डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मिल सकती है। ऑथोरिटी ऐसा नहीं कि वहां नहीं होती है, लेकिन वो उसके अधिनायक की इच्छा के ऊपर डिपेंड करेगा कि देना है कि नहीं देना है। देना है तो वापस भी ले सकता है आपसे राइट्स, या ना भी दे दो, उसकी मर्जी है, क्योंकि उसकी मर्जी पे शासन चला है, ना कि लोगों की मर्जी पे चला हो। लेकिन ऐसी प्रकार की शासन प्रणाली में लोगों को अधिकार स्वतंत्रता नहीं। इट अपोजेस इंटरनेशनलिज्म, अंतरराष्ट्रीयता का विरोध करता है। ये शासन प्रणाली इट अपोजेस इंटरनेशनल
नेशनलिज्म, अंतर्राष्ट्रीयता का विरोध करता है। तो आज का जो युग है, मॉडर्न जो ईरा है, वो अंतर्राष्ट्रीयवाद का युग है, ग्लोबलाइजेशन का ईरा है, एलपीजी जो कहते हैं जिसको ना, मतलब इसमें पूरा विश्व एक गांव बन गया है। एक देश अपने आप अपना विकास नहीं कर सकता, एक देश को विकास करने के लिए दूसरे देशों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है ना। तो उसके लिए वो क्या कोशिश करता है, अपनी फॉरेन पॉलिसी को बनाता है, विदेश नीति को बनाता है, दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करता है ताकि मैं कुछ फायदा जो है वो अन्य देशों से भी ले सकूं, क्योंकि सारे रिसोर्सेज एक देश के पास नहीं होते हैं। जैसे तेल की बात की मैंने, जो अरबियाई देश है वहाँ पर तेल है, अब तेल तो हमें भी चाहिए, लेकिन हमारे पास थोड़ा ना तेल के खजाने, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन देशों के साथ मित्रता करनी पड़ेगी, अच्छे संबंध बनाने पड़ेंगे, उनकी सहायता लेनी पड़ेगी, तभी वो हमें देंगे। ऐसे क्यों देंगे वो हमें, बेशक हम पैसे दे रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, आपका उनके साथ मेल जोल ठीक नहीं है, तो कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। ये इंडिविजुअल भी ये रूल मैटर करता है और नेशंस के ऊपर भी ये मैटर करता है। लेकिन जो अधिनायकवाद है वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वो उसको कोई लेना देना नहीं किसी से, वो कहते हैं कि हम खुद कर लेंगे अपना विकास, दूसरे देशों के साथ हमें कोई संबंध नहीं बनाने, सारे वाले दुश्मन। इवन हिटलर और मुसोलिनी ने जब लीग ऑफ नेशंस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब लीग ऑफ नेशंस बना था, तो उन्होंने इसका विरोध किया था, उन्होंने कहा कि हम इससे सहमत नहीं हैं। उसके बाद को पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, विस्तारवाद की नीति, विस्तार की नीति, पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। तो तार जो अधिनायक है, पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, विस्तार की नीति। तो जो अधिनायकवाद है वो साम्राज्यवाद में विश्वास रखता है, साम्राज्यवाद मतलब अपने साम्राज्य का विस्तार करना, है ना, बहुत और एरिया में मेरे साम्राज्य में आ जाए, मेरे में आ जाए, और पावरफुल हो जाए। और विस्तारवाद की नीति जो है वो कैसे होता है, क्या कोई आसानी से अपना राज्य किसी दूसरे राज्य में शामिल होने देगा, क्या वो विरोध नहीं करेगा, है ना। आप क्या कर रहे हैं, दूसरे की जमीन पर, दूसरे के घर पर कब्जा कर रहे हैं, तो विरोध नहीं करेगा, करेगा ना। लड़ाइयाँ होती हैं, मारकाट भी होती है, बहसबाजी भी होती है, घरों में ही होती है, तो देशों में क्यों नहीं होगी, है ना। आपने देखा होगा अक्सर पता चला रहता है कि ये एरिया चाइना के साथ हमारा क्या है, डिस्प्यूट्स है, पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूट्स है, हिंद महासागर को लेकर डिस्प्यूट्स है, ये कहते हैं कि ये हमारा एरिया है, हमारा एरिया, हमारा एरिया है ना, चला रहता है ना डिस्प्यूट्स। और ये डिस्प्यूट जब जैसे इजराइल फिलिस्तीन का है, ये हमारा इलाका है, ये हमारा है, इजराइलियों का है, फिलिस्तीनी का है, तो ये विवाद फिर क्या कर लेता है, लास्ट में युद्धों को जन्म देता है ना। विस्तार कोई आसानी से तो अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, है ना, तभी छोड़ेगा जब क्या है, जैसे रूस यूक्रेन का है, क्या युद्ध हो रहा है, क्या हो रहा है वहां पर, कोई अच्छी बात हो रही है ना, जान माल का नुकसान है, पूरा शहर पूरा देश तबाह हो चुके हैं। तो विस्तारवाद की नीति से युद्धों का जन्म होता है और युद्धों से मानव जाति का सर्वनाश होता है, तो जो कि अच्छी बात नहीं है। उसके बाद को वीक सक्सेसर्स, निर्बल उत्तराधिकारी, वीक SUCCESSORS, वीक सक्सेसर्स, निर्बल उत्तराधिकारी। अब ये जरूरी नहीं है कि जो अधिनायक है उसका जो उत्तराधिकारी है, मतलब उसके बाद जिसने वो पद संभालना है वो भी उसी की तरह ही हो। जैसे हिटलर और मुसोलिनी अपने टाइम में तो बड़े शक्तिशाली थे, बड़े जो है वो नेता बने, लेकिन उसके बाद जर्मनी और इटली में वैसा कोई नेता बनकर के उभर के नहीं आया। हालांकि उनके टाइम में जर्मनी और इटली ने क्या किया था, काफी ज्यादा वर्ल्ड के मैप में क्या कर लिया था, अपने आप को दिखाया था, पावरफुल दिखाया था, लेकिन उसके बाद अपने जो उत्तराधिकारी आए वो वैसे उनकी तरह नहीं रहे। हिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा, कोई राजा होगा, एक बार आएगा, दो बार आएगा, लेकिन हर बार उस साम्राज्य का उत्तराधिकारी वैसे ही शक्तिशाली हो, ये पॉसिबल नहीं है। जबकि जो जिस सरकार को जनता चुनती है, जनता क्या देके चुनती है, योग्य, कि कौन सा कैंडिडेट जो है वो योग्य है, तभी जनता उसको क्या करती है, वोट देती है। अब उत्तराधिकारी जिसे जबरदस्ती शक्ति हथियानी है, तो जरूरी नहीं है कि उसमें वो टैलेंट ही हो देश को आगे ले जाने का, देश के विकास करने का, निकम्मा भी हो सकता है, नालायक भी हो सकता है। बड़े बड़े साम्राज्य निर्बल उत्तराधिकारियों की वजह से बर्बाद भी हुए, है ना। जैसे मुगल एम्पायर था, किसी टाइम में क्या था, बहुत बड़ा एम्पायर था, लेकिन बाद में उसके उत्तराधिकारी कमजोर साबित हुए और लोग डूब गए। गुप्ता साम्राज्य ले लो आप, है ना। उसके बाद फियर ऑफ रेवोल्यूशन, क्रांति का डर, फियर ऑफ रेवोल्यूशन, क्रांति का डर। तो अधिनायकवादी शासन प्रणाली में किस चीज का डर बना रहता है, क्रांति का। अब लोग हैं, है ना, लोग अपने शासन से खुश नहीं हैं, शासन की नीतियों से खुश नहीं
नाराजगी होती है, जनता को कोई चीज पसंद नहीं आती है, जनता जब विरोध पे उतर आती है, वो सही में भी उसका गलत नहीं हो सकता है, चलो वो तो कुछ और है, लेकिन मतलब क्या है, क्रांति का डर बना रहता है, तख्ता पलट का डर बना रहता है, लोग जो है वो कभी भी क्रांति कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, विद्रोह कर सकते हैं, है ना, और फिर उससे क्या होता है, बोलो, क्रांति का डर रहता है, जाहिर सी बात भी वही आ गई। अब क्रांति वगैरह इशू हो रही है, रेवोल्यूशन हो रहा है, तो क्या वो शांतिपूर्ण तरीके से हो रही है? कितने जान माल का नुकसान हो चुका है ना, नुकसान तो होता है। It hinders the development of character, चरित्र के विकास में बाधा। और लास्ट लिखो, it creates a feeling of apathy among the citizens, ये नागरिकों में उदासीनता पैदा करता है। It creates a feeling of apathy among the citizens, नागरिकों में उदासीनता उत्पन्न करता है और चरित्र के विकास में बाधा है। कैसे? नागरिक कैसे उदासीन रहेंगे? जब उनको पता है हमारी ना सुनी जाएगी, ना हम सरकार को चुन रहे हैं, ना हम अपनी बात रख सकते हैं, ना हम कुछ डिमांड कर सकते हैं, तो लोग क्या हो जाते हैं पॉलिटिक्स से, राजनीतिक व्यवस्था से, जो हो रहा है होने दो, हमारा कोई लेना देना नहीं, उदासीन हो जाते हैं। मतलब पार्टिसिपेशन होती है वो सक्रिय नहीं रहती है ना। जब आपको पता है कि आपकी बात सुनी नहीं जा रही है, धीरे-धीरे पहले आप बोलोगे, फिर आपको ऐसा लगेगा कोई इंप्लीमेंट ही नहीं करता है, धीरे आपने बोलना बंद कर देंगे कि सुनने तो है नहीं, सुनी हमारी है नहीं चली। तो वैसे ही इस प्रकार की शासन प्रणाली में क्या हो जाता है, लोग उदासीन हो जाते हैं किसके प्रति, अपने राजनीतिक व्यवस्था के प्रति, क्योंकि उनको पता है चलेगी तो दिनाने की, है ना, तो वो भाग लेना कम कर देते हैं। और चरित्र के विकास में बाधा, क्योंकि जब लोग उदासीन हो जाएंगे, लोग रुचि नहीं दिखाएंगे, है ना, पॉलिटिकल अफेयर्स में, तो उनका विकास कैसे होगा, उनका डेवलपमेंट कैसे होगा? बिना अधिकारों से उतना के डेवलपमेंट नहीं होगी। तो ये इसके क्या है, दोष। अब आप बताओ, लास्ट में लिखिएगा कंक्लूजन। गुणों और दोषों का अध्ययन करने के बाद आपको क्या लगता है कि ये शासन प्रणाली कैसी है? आप मिला जुला लिखेंगे कि इमरजेंसी के लिए तो ये सरकार कैसी है, बहुत अच्छी है, एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी आपको कोई डिसीजन लेने होते हैं जो तो ये उसके लिए तो ये बहुत अच्छी है। देश का सामाजिक आर्थिक विकास भी होता है, वो बात भी इसकी अच्छी है। लेकिन अगर हम इसको कहें कि ये डेमोक्रेसी का ऑप्शन है, कि डेमोक्रेसी की जगह अगर इसको रख लिया जाए तो वो गलत है। ये प्रजातंत्र का कभी भी विकल्प नहीं हो सकती है ये प्रकार की शासन प्रणाली। क्यों? क्योंकि इसमें एक तो लोगों को अधिकार स्वतंत्रता नहीं होती है, और दूसरा इसमें विद्रोह या क्रांति का डर हमेशा बना रहता है, और इसमें ये शक्ति पर आधारित है, जबकि सरकार लोगों की इच्छा पर आधारित होनी चाहिए। सरकार को वो काम करने चाहिए जो कि जनता चाहती है, ना कि सरकार क्या चाहती है, खुद अधिनायक क्या चाहता है। ठीक है, इसका कंक्लूजन था। नेक्स्ट है अब डेमोक्रेसी। अगला जो टॉपिक है या डेमोक्रेटिक रिजीम्स या डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये बिल्कुल ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट का ऑपोजिट है। ऑपोजिट मतलब जो हेडिंग इसमें लिखाई वो उसकी ऑपोजिट हो जाएगी प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली। पढ़ा भी होगा आपने। परसों 3 दिन मैं नहीं आऊंगी तो ये बात नहीं होगी, ठीक है? 3 वो भी नहीं होगी, फिर मेजर बात भी नहीं होगी, है ना? तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं आऊंगी तो आपको कॉलेज नहीं आना है, आपने बाकी क्लासेस के लिए आना है। पर ये है कि यहाँ की प्रैक्टिस करते क्योंकि मैं नहीं होंगी, मैं आपकी फ्राइडे का। और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे फॉर मैम अटेंडेंस ले लो। अटेंडेंस रहेगी 15 अगस्त 14 अगस्त को क्या हुआ था पाकिस्तान, 13 अगस्त को 13 अगस्त को प्लानिंग हिस्ट्री वाले ऊपर ही रह गए।